क्या आप जानते हैं कि जो पानी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य जरूरत है और जिसके बिना हम एक दिन रह नहीं सकते, उसकी बैंक पासबुक अब जीरो बैलेंस दिखाने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आपके घर के नल से पानी की एक बूंद भी ना टपके तो आपकी जिंदगी कितनी देर चल पाएगी? नमस्कार, संडे टॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हृदय जोशी और यह है इको एंड एनर्जी टॉक। हम अक्सर आर्थिक मंदी या फाइनेंशियल बैंकरप्सी की बातें सुनते आए हैं, लेकिन आज मानवता के इतिहास का एक बड़ा डरावना सच हमारे सामने है और यह है ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी यानी वैश्विक जल दिवालियापन। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की एक ताजा रिपोर्ट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी के युग में प्रवेश कर रही है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस संकट का साया हमारे देश भारत, जिसके कई हिस्से पहले ही गंभीर जल संकट देखते आए हैं, उस पर भी पड़ना तय है। सच तो यह है कि भारत इस संकट के सबसे खतरनाक मुहाने पर खड़ा है। आज इको एंड एनर्जी टॉक में हम विज्ञान और आंकड़ों की मदद से समझेंगे कि आखिर ये वाटर बैंकरप्सी यानी जल दिवालियापन क्या है और कैसे भारत इसे झेलते हुए एक महाविनाश की ओर बढ़ सकता है। वाटर बैंकरप्सी का मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो हम जितना पानी प्रकृति से ले रहे हैं यानी उसका उपयोग कर रहे हैं, उतना वापस रिचार्ज वो नहीं हो पा रहा। इसका यह भी मतलब है कि हम अपने भविष्य का पानी आज ही खर्च कर रहे हैं, यानी हम जितनी आज के लिए हमारे पास पानी की उपलब्धता है उससे कहीं ज्यादा पानी खर्च कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियर्स को पिघला दिया है, नदियां सूख रही हैं और हमारे ग्राउंड वाटर का बैंक बैलेंस अब रेड सिग्नल दिखा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की यह पीयर रिव्यूड रिपोर्ट पत्रिका वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में प्रकाशित होने वाले एक शोध पत्र पर आधारित है। यह बताती है कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण कृषि, उद्योग, ऊर्जा और शहरों के लिए पानी की मांग कैसे बढ़ गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इन दबावों ने एक ऐसा वैश्विक स्वरूप बना दिया है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली नदी घाटियों जैसे सिंधु घाटी हो या येलो रिवर वैली या फिर टाइग्रिस यूफ्रेटस, ये नदियां कई बार समुद्र तक पहुंचने से पहले ही कमजोर पड़ जाती हैं। रिपोर्ट कहती है कई नदी घाटियों में वो सामान्य स्थिति, वो नॉर्मल कंडीशन जिसमें संकट प्रबंधक जो है, क्राइसिस मैनेजर्स जो है, कभी लौटने की उम्मीद करते थे, अब वो वास्तव में समाप्त हो चुका है। यानी स्थिति अगर एक बार खराब होने के बाद नॉर्मल जो हो जाती थी, वैसा होने की स्थिति अब दिखती नहीं है। झीलें भी सिकुड़ रही हैं। ईरान की उर्मिया लेक से लेकर अमेरिका की सर्टन सागर और चार्ड झील तक। इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक कावे मदानी के अनुसार केवल इंसान ही नहीं बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि मनुष्य प्रकृति से पानी छीन रहा है। अपने हिस्से को पूरा करने के लिए दुनिया जहान का पानी वो खुद अपने इस्तेमाल में लाना चाहता है। For decades, scientists, media and policymakers have warned. कई दशकों से वैज्ञानिक, मीडिया कर्मी और नीति निर्माता एक ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। वो चेतावनियां गलत नहीं थी, लेकिन उनकी भाषा अब अधूरी हो गई है। क्राइसिस शब्द एक कुछ देर की समस्या को बताता है जो आपातकालीन है, लेकिन ये स्थिति फिर दुरुस्त हो जाती है। इस रिपोर्ट में जो हमने लिखा है वो एक बिल्कुल अलग वास्तविकता है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि जल स्तर लगातार गिर रहा है, जो अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लौट सकता। We call this condition global water bankruptcy. कावे मदानी कहते हैं कि यह रिपोर्ट उम्मीद तोड़ने के लिए नहीं बल्कि अपनी असफलता की एक ईमानदार स्वीकारोक्ति हो इसलिए है और हालात से निपटने के लिए तुरंत कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि हमारे सामने एक सुरक्षित कल हो। वो ये कहते हैं कि पूरे ग्रह पर वाटर बैंकरप्सी नहीं है, लेकिन संकट वाकई बड़ा है और हर बेसिन और वाटर एक्विफर के अध्ययन से ही सही तस्वीर का पता चलेगा। Around 70% दुनिया के of the 70% वाटर एक्विफर दीर्घकालिक गिरावट
दिखा रहे हैं, जबकि अंधाधुंध भूजल खींचने से दुनिया के 5% क्षेत्रफल में धंसाव हुआ है। कुछ फूड सिस्टम अब दिवालियेपन वाले जोन में प्रवेश कर रहे हैं। 300 करोड़ लोग और करीब 50% खाद्यान्न उत्पादन उन जगहों में है जहां पानी का स्तर तेजी से गिर रहा है और अस्थायी है, जिससे उन जगहों में उपज घट रही है जिन्हें हम दुनिया की ब्रेड बास्केट कहते हैं। the world. अब बात करते हैं अपने देश की। भारत दुनिया की 18% आबादी का घर है, लेकिन हमारे पास जो फ्रेश वाटर यानी पीने योग्य पानी है, उसका दुनिया में उपलब्ध फ्रेश वाटर का जो हिस्सा है केवल 4% ही है। भारत के पास अगर दुनिया में 100 लीटर फ्रेश वाटर है, केवल 4 लीटर है, जबकि दुनिया में 100 में से 18 लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टर्स में है। करीब 150 करोड़ तक पहुंचती आबादी और तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था के मद्देनजर क्या हैरानी है कि हम अमेरिका और चीन से अधिक ग्राउंड वाटर खींच रहे हैं। बेंगलुरु का डे जीरो संकट हो या चेन्नई की सूखती झीलें, ये सब इस बात का ट्रेलर है कि पूरी फिल्म कितनी भयानक होने वाली है। क्या आप ये जानते हैं कि भारत के 21 बड़े शहरों में भूजल यानी ग्राउंड वाटर लगभग खत्म होने की कगार पर है। इस रिपोर्ट में भारत को वाटर बैंक्रप्सी के एक क्रिटिकल हॉटस्पॉट के रूप में चित्रित किया गया है, जहां गिरता भूजल, सिकुड़ती झीलें, कृषि में अत्यधिक उपयोग और ग्लेशियरों को हो रही क्षति को मिलाकर एक बहुत ही गंभीर संकट की तस्वीर खींची गई है। इससे खाद्य सुरक्षा, शहरी जीवन और सामाजिक स्थिरता के लिए जोखिम तय है। भारत दुनिया के उन देशों में है जो भूजल का सबसे अधिक उपयोग करते हैं और जहां के एक्विफर करोड़ों लोगों के लिए पीने का पानी और कृषि क्षेत्रों के लिए सिंचाई की आपूर्ति करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व स्तर पर 70% प्रमुख जलभृतों यानी एक्विफर्स में लॉन्ग टर्म गिरावट देखी गई है, दीर्घकालिक गिरावट देखी गई है, और भारत उन देशों में शामिल है जहां यह कमी सबसे गंभीर है। इसके कारण कुछ देशों में जमीन धंसने यानी लैंड सब्सिडेंस और खारे पानी की समस्या पैदा हो गई है। भारत की नदियों को उन बेसिनों के उदाहरण के रूप में दिखाया गया है जहां अत्यधिक दोहन, बांधों और डायवर्जन के कारण पर्यावरणीय प्रवाह यानी एनवायरमेंटल फ्लो का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। झीलों के सिकुड़ने को महाराष्ट्र की लोनार झील के उदाहरण से समझाया गया है इस रिपोर्ट में, जो 2020 में पानी के स्तर में कमी के कारण उच्च लवणता और सूक्ष्म जीव गतिविधियों की वजह से गुलाबी हो गई थी। अब बात कृषि पर दबाव की। भारत में फ्रेश वाटर के कुल उपयोग का लगभग 70% हिस्सा जो है वो कृषि में जाता है, जो अक्सर धान और गन्ने जैसी अधिक पानी की खपत वाली फसलों के लिए होता है। यह रिपोर्ट चेतावनी देती है कि दुनिया भर में 170 मिलियन हेक्टेयर से अधिक सिंचित कृषि भूमि में पानी की भारी कमी है और भारत के अन्न भंडार वाले क्षेत्र यानी ब्रेड बास्केट रीजन जिन्हें हम कहते हैं, सबसे अधिक असुरक्षित हैं। भारत उन देशों के समूह का हिस्सा है जहां अरबों लोग साल में कम से कम 1 महीना गंभीर पानी की कमी का सामना करते हैं। चेन्नई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे शहरों ने पहले ही डे जीरो जैसी स्थितियों का अनुभव किया है, जहां पानी की आपूर्ति लगभग समाप्त हो गई थी। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि हिमालयी ग्लेशियरों का पीछे हटना भारत और पड़ोसी देशों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए खतरा है, जिससे पीने के पानी, सिंचाई और जल विद्युत का समर्थन करने वाला नदी प्रवाह कमजोर हो रहा है। भारत में छोटे किसान, ग्रामीण समुदाय और शहरी निवासी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या जिनके रहने की पूरी व्यवस्था नहीं है, वो जल दिवालियापन का सबसे ज्यादा उन पर असर पड़ता है, वो प्रभावित होते हैं। हमारे चैनल का नाम है इको एंड एनर्जी टॉक, तो यहां ऊर्जा और पर्यावरण का संबंध समझना जरूरी है। भारत में 80% से ज्यादा पानी खेती में जाता है और उसमें भी धान और गन्ने जैसी फसलों में, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि उन्हें वाटर हंग्री क्रॉप कहा जाता है। दूसरी तरफ हमारी बिजली की जरूरतें, थर्मल पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए अरबों लीटर पानी की जरूरत होती है। अगर पानी खत्म हुआ तो फिर सिर्फ गला ही नहीं सूखेगा, आपके घर की बिजली भी
गुल हो जाएगी। ये एक ऐसा दुष्चक्र यानी ऐसा विशेष साइकिल है जिससे निकलना नामुमकिन है। अब जब दिवालियापन पानी वाटर बैंकरप्सी हो तो सबसे पहली मार गरीब पर पड़ती है, ये तो हम समझ ही सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि आने वाले सालों में पानी की कमी के कारण खाद्यान्न की कमी, फूड शॉर्टेज भी होगी, फूड क्राइसिस होगा। सब्जियां और अनाज इतने महंगे हो जाएंगे कि आम आदमी की थाली से पौष्टिक आहार गायब हो जाएगा और गरीब तो मर ही रहा है, उसकी परवाह किसे है। सोचिए, 1 लीटर पानी की कीमत अगर आपके मोबाइल रिचार्ज से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह 2026 का यानी जिस साल हम रह रहे हैं उस साल की हकीकत है, हमें दी जा रही चेतावनी है। तो क्या सब खत्म हो गया है? नहीं, अभी एक उम्मीद बाकी है। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले एक अपील। इको एंड एनर्जी टॉक में ऐसे वीडियो बनाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो आप यानी हमारे मेंबर्स ही मुझे दे सकते हैं, ताकि हम स्वतंत्र रूप से काम करते रहें। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो के साथ जो ज्वाइन बटन है उसे दबाकर हमारे मेंबर भी बने, ताकि हम जानकारी भरे वीडियो बनाते रहें। अब एक बार फिर बात वाटर बैंकरप्सी की। हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जल संकट भले ही पूरी तरह खत्म ना भी हो, लेकिन कम करने के लिए एक मुहिम तो चलाई ही जा सकती है। पहली चीज, वाटर अकाउंटिंग। हमें हर बूंद का हिसाब रखना होगा। उद्योगों और खेती में पानी के रिसाइकिल को अनिवार्य करना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की है। हमें चावल गेहूं के चक्र से निकलकर मोटे अनाज यानी मिलेट्स की तरफ बढ़ना होगा जो कम पानी में उगते हैं। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बहुत जरूरी है। भारत की छतों पर गिरने वाले बारिश की हर बूंद को धरती के भीतर तक पहुंचाना जरूरी है। और राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी पॉलिटिकल विल। पानी अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह राजनीति और सामाजिक सुरक्षा से लेकर हमारी सरहदों की सुरक्षा का मुद्दा है। हम देखते हैं कि लग्जरी अपार्टमेंट्स, 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स आदि में पानी की चौतरफा बर्बादी होती है। वहीं दूर दराज के इलाकों में कई लोगों को मीलों पैदल चलकर पानी भरना पड़ता है। हम विलासिता के लिए होने वाली तमाम इवेंट्स के लिए बिजली बर्बाद करते हैं, जिससे पानी की खपत भी बढ़ती है। इसलिए पानी के संरक्षण के लिए जन जागृति और चेतना के साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति और सटीक नीतियां जरूरी है। आज ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी की रिपोर्ट हमें चेतावनी दे रही है कि प्रकृति का कर्ज अब बहुत बढ़ चुका है। हम अगली पीढ़ी का हिस्सा चुरा ही नहीं रहे बल्कि उसमें डाका डाल रहे हैं। याद रखिए, सोना चांदी या पैसा खाकर हम जिंदा नहीं रह सकते। हमें हवा चाहिए और साफ पानी चाहिए। अगर असली जंग होगी तो वो जमीन के लिए नहीं बल्कि एक एक बूंद के लिए होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर, आपके गांव, आपके मोहल्ले में पानी की किल्लत शुरू हो गई है और क्या वो हद से ज्यादा बढ़ रही है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। पर्यावरण और ऊर्जा से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियों के लिए इको एंड एनर्जी टॉक को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। और अब आखिर में हमारे मेंबर्स के कमेंट्स। पिछले हफ्ते यात्रा पर होने के कारण मैं संडे टॉक नहीं कर सका, लेकिन उसके बाद मैंने पहाड़ों पर जो नदारद हो गई है बर्फ, उसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, उसका लिंक यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा किया जा रहा है। उससे पहले हमने संडे टॉक ओखला पक्षी विहार से किया था। आपको बताया कि कैसे पक्षियों की गणना के लिए मोबाइल ऐप प्रयोग किए जा रहे हैं। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी यहां पर दिया जा रहा है। इस वीडियो पर टिप्पणी करते हुए जय वंदे ने, जो कि हमारे चैनल के मेंबर हैं, उन्होंने लिखा है कि इकोलॉजिकल रिलेशंस बिटवीन बर्ड्स एंड वेटलैंड्स, गुड इंफॉर्मेशन अबाउट इकोलॉजिकल अवेयरनेस। आपका शुक्रिया। सोम शुभ्रो लिखते हैं कि धन्यवाद, देखकर लग रहा है कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा ये वीडियो बनाने में और इस समूह के साथ मिलकर बर्ड वॉचिंग करने में। जरूर सोम, हमें बहुत मजा आया। आपका शुक्रिया। और प्रियंका कार्की का भी शुक्रिया, जिन्होंने इस वीडियो को शूट करने में मेरी मदद की। इसके अलावा महेश पुनेठा, प्रेरणा जैन, आकाश गुलाटी, राजेश कालरा, विनय, चंद्र प्रताप, सुशोभन बनर्जी, प्रशांत पुरोहित, आरपी जोशी, राहुल, रोहित अश्वा, विक्की और
रेवोल्यूशन के नाम से एक हैंडल है, इन सभी ने कमेंट किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग हमारे प्रिय सब्सक्राइबर हैं, लेकिन अगर आप इस चैनल के मेंबर बने तो मुझे काफी मदद होगी और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है आप सबके लिए। मेंबरशिप के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं और मेंबरशिप लें। सच में मेंबर ही हैं जो मुझे इस चैनल को चलाने के लिए आत्मनिर्भर बना सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।